निर्माण और रख रखाव करने की आवश्यकता है महोदय। प्रशिक्षण हमें अनुभवी प्रशिक्षकों और कोचों की नियुक्ति करने और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने के लिए आधुनिक प्रशिक्षण विधियों में निवेश करने की आवश्यकता है। हमें स्कूलों और समुदायों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए, पंचायतों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है महोदय। इसलिए हमारी आग्रह होगी कि केंद्र सरकार खेलो इंडिया के तहत जो बजट लाई है वो बजट देश के सूबे पंचायत में जाए और देश के पंचायत में देकर और खास करके वहाँ पर महिलाओं को इसमें भागीदारी अधिक दी जाए। हम इन्हीं बातों के साथ आपने हमें समय दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राजीव प्रताप रूडी। अभी तो शुरुआत सुने नहीं, कीर्ति बोले क्या, बहुत दिन के बाद आए हैं। मान्यवर, आपको उस कुर्सी में देख के बहुत ही बढ़िया लगा। आप उससे और ऊपर कुर्सी पर जाए, हमारी आकांक्षा ऐसी बनी रहे। महोदय, ये विषय ऐसा है कि ये न्यूट्रल विषय है और इसमें राजनीति की कितनी गुंजाइश है मैं नहीं जानता हूँ, और मैं प्रयास करूँगा कि इसको राजनीति से बाहर रखने का, और नहीं चलता है उतना भारी। और सबसे पहले मैं सोच रहा था कि भाई ये ओलंपिक्स हम लोग कहते रहते हैं, ये शब्द आया कहाँ से? तो इसमें भी ईश्वर की प्रेरणा है। और पता चला कि एक ग्रीस में एक जियस गॉडेस थी और वो और क्वीन ऑफ गॉडेस कहलाती थी, और उनके स्मरण में, उनकी स्मृति में वहाँ हर 4 साल पर खेल होता था, और वहीं से ये शब्द उभर के आया। और आस्ते आस्ते इसकी परिभाषा बदलती चली गई। वो प्रतिस्पर्धा के दृष्टिकोण से देखा जाने लगा, वो गुणवत्ता के नाम से देखा जाने लगा, वो एक सौम्यता का वातावरण पैदा करने के लिए दुनिया भर में एक ऐसा मानक स्थापित हुआ। और वहीं से बढ़ते बढ़ते पहला लगभग 776 BC में पहला ओलंपिक्स गेम्स का आयोजन किया गया, इसी भगवान के प्रेरणा से, इसी भगवान के लिए। और उसके पश्चात तक लगभग कई हजार वर्षों तक इसे ओलंपिक्स नहीं किया गया। उसके पश्चात पहला ओलंपिक्स जो पूरी दुनिया में हुआ वो 1896 में हुआ। वो सिर्फ मात्र यूरोपियन देशों के लिए था। उसके बाद अमेरिका का उसमें प्रवेश हुआ और फिर आस्ते आस्ते पूरी दुनिया के लिए वो खोला गया। अगर आप एक सबसे खास कैलेंडर आज पूरे भारतवर्ष के सामने भी है, पूरी दुनिया के सामने में, जो पहला 1896 में पहला ओलंपिक्स गेम हुआ, उसके बाद दूसरा जो ओलंपिक्स गेम हुआ वो 1900 में पेरिस में हुआ। उसके पश्चात तीसरा भी जो हुआ वो पेरिस में हुआ, और अब जो हो रहा है 124 वर्ष के बाद फिर पेरिस में हो रहा है। यानी कि कितने दशक निकल गए, so many generation passed away and the ethics of Olympics remains the same. और आज when we are talking about in this parliament, it is something which is, और पूरे दुनिया में सिर्फ ओलंपिक्स 2 या 3 बार नहीं हो पाया। एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय नहीं हो पाया, उसको लोगों ने बंद कर दिया, और दूसरी 2 बार जब ओलंपिक्स नहीं हुआ वो वर्ल्ड वॉर 2 के समय, लगभग वो था 1940 और 44 में। तो दुनिया के इतिहास में मात्र 3 बार ओलंपिक्स नहीं हुआ है, वो 3 ओकेजन है। और उसके बाद ओलंपिक्स के भी श्रृंखला में परिवर्तन आया। फिर ओलंपिक्स एक ही समय 2 स्थानों पर हुआ करता था। पहला एक समर जहाँ पर गर्मी होती थी उसी समय, दूसरे क्षेत्र में जहाँ ठंड होता था तो वहाँ विंटर ओलंपिक्स के नाम पर एक ही समय में ओलंपिक्स 2 स्थानों पर होने लगा। और वो आकर के 1994 में ये प्रथा बदल दी गई, और ये प्रथा बदलने के बाद उसमें ये तय हुआ कि हर 2 साल पर अब ओलंपिक्स होगा। जो समर ओलंपिक्स होगा वो 2 साल पर होगा, और विंटर ओलंपिक्स 2 साल पर होगा। शायद बहुत लोग, तो हमारे मित्र लोग कह रहे थे कि भाई तैयारी नहीं है, हो सकता है हमारी तैयारी नहीं है,
तो चलिए कम से कम विंटर ओलंपिक्स जो अगले बार होने वाला है उसमें हम सब लोग मिलकर अच्छी तैयारी करा दें, तो शायद आप सब भी चलेंगे और हम सब लोग भी सदन में बैठेंगे तो हमारी तैयारी अच्छी हो, तो उसकी तैयारी हम लोग करा ले तो बहुत ही अच्छा है। और भारत की भागीदारी ओलंपिक्स में कब से है, और शायद हम लोग अंग्रेजों का जब यहाँ राज था तो सबसे पहला ओलंपिक्स में भागीदारी भारत का अंग्रेजों के शासन के दौरान 1900 में हुआ था, यानी कि आज से लगभग 124 साल पहले। और उस समय हुआ था, और उस समय भी हमें वहाँ पर उस समय भी एक एथलेटिक्स में नॉर्मन नाम का व्यक्ति था जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा था, उसे एक सिल्वर मेडल मिला था। तो सोचिए 1900 में जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, और उतना ही नहीं, आज़ादी के 3 बार पहले भारत को हॉकी में गोल्ड मेडल मिला है जब अंग्रेजों का शासन था, और आज़ादी के तुरंत बाद 1948 में भी भारत को गोल्ड मेडल मिला है। अब यह सोचना होगा कि 1948-50, अब आप कहिए कि राजनीति कर रहे हैं, 1950 से लेके 2014 तक हॉकी में तो हम लोग कभी गोल्ड मेडल लेके नहीं आए, और हमारा शासन तो था नहीं। अब ये आप कहिएगा कि भाई, आप कहिएगा कि उनका शासन था, हम उसको कहना नहीं चाहें, लेकिन भारत एक 125 करोड़ के देश में हम लोग तो एक स्थान पर थे ही बहुत आगे, लेकिन उसके बाद से वहाँ से हम लोग नीचे चलते आए, और हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। और जमशेदजी टाटा के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, जमशेदपुर, लेकिन सबसे पहले भारत में उस व्यक्ति का हम लोग स्मरण जरूर करें जो टाटा परिवार का शीर्ष हुआ करता था। और 1920 में, और ये बात कहने योग्य है कि आज़ादी के पहले इस देश में दोराबजी टाटा, जो जमशेदजी टाटा के संभवतः पिता थे, उन्होंने ओलंपिक्स कमेटी का गठन किया, और जो जिमखाना क्लब पूना था, वहाँ ओलंपिक्स के खिलाड़ियों का पुणे में सबसे पहला ट्रायल किया, और सबसे पहले भारत का 5 लोगों का कंटिंजेंट इंटरनेशनल ओलंपिक्स में गया। तो सोचिए वो व्यक्ति उस समय। अब कई बार मैं पॉलिटिक्स में बैठ के सोचता रहता हूं कि हम नेताओं के साथ कमी क्या है, और क्यों कई बार हम लोग कहते हैं कि प्रशासक हम पर हावी है, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम पर प्रशासक हावी नहीं है, वो स्पोर्ट्स का है। और जितनी ओलंपिक्स एसोसिएशन है, जितनी स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, ये किसी अधिकारी के हाथ में नहीं है, ये सब नेताओं के हाथ में, हमारे आपके जैसे लोग जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन से जुड़े हैं। तो कम से कम एक, और यही कारण होता है कि कई बार पॉलिटिक्स में हम लोग पीछे छूट जाते हैं, और हमारी डिपेंडेंसी वैसे लोगों पर, ब्यूरोक्रेसी पर बढ़ जाती है जब हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और यही मूल कारण है कि आज जब हम स्पोर्ट्स को देखते हैं तो एक दूसरे पर आरोप कि आपके सरकार क्या कर रही है, उसको ये करना चाहिए, तो एक क्षेत्र तो नेताओं के हाथ में है, और हम नेताओं के ऊपर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। और सबसे बड़ा स्पोर्ट्स ओलंपिक्स तो हम लोग करके अभी आए हैं, जो इस चुनाव में आए हैं। तो हम सब लोग, अब आप उठा के देखिए, कोई गुजरात से है, कोई सूरत से है, कोई पौंडीचेरी से है, कोई अमृतसर से है, कोई दमन दीव से है, कोई केरला से है, कोई लक्षद्वीप से है, कोई कोल्लम से है। हम सब पूरे भारतवर्ष में ओलंपिक्स करके आए हैं, सब अपने अपने तरीके से। ना मैं इनका भाषा जानता हूँ, ना मैं तेलुगु बोल सकता हूँ, ना मैं मलयालम बोल सकता हूँ, ना मैं गुजराती बोल सकता हूँ, ना मैं बंगाली बोल सकता हूँ, ना आप भोजपुरी बोल सकते हैं, ना आप मिथिल बोल सकते हैं। हम सब, और दुनिया का एक ही प्लेटफॉर्म है, और सबसे बड़ा ओलंपिक्स का भारत में जो राजनीतिक प्लेटफॉर्म है वो भारत का इंडियन पार्लियामेंट है। और इस पार्लियामेंट में शायद लोग समझ ना पाए, लेकिन जिसकी भाषा अलग हो, जिसकी बोली अलग हो, जिसका रहन सहन अलग हो, जिसका पारिवारिक परिवेश अलग हो, वो सब पूरा भारत आके यहाँ बैठता है। और ये पूरा भारत जो एक 125 करोड़ का, ऐसा प्लेटफॉर्म दुनिया में कहीं नहीं होगा जहाँ 125 करोड़ के रिप्रेजेंटेटिव जो एक दूसरे, आप कन्नड़ बोलते हैं, आप तेलुगु बोलते हैं, आप गुजराती बोलते हैं, आपका खान पान अलग है, लेकिन हम सब एक दूसरे की बात सुनने यहाँ आते हैं। और अगर ये प्लेटफॉर्म हमारे बीच में से एथलीट्स नहीं तैयार करके ओलंपिक्स खेलों में पहुंचा सके तो शायद चिंता का विषय है, और उस पर हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। महोदय,
मैंने कहा था कि पहले भी मैंने आपको बताया कि कई सारे ऐसे विषय हैं कि स्पोर्ट्स के मामले में हम सब लोगों के बीच में राजनीति कुछ अधिक है। और 1948 में जब हमें आज़ादी मिला तो उस समय हम लगभग पहली बार जब हमारा कंटिंजेंट गया तो 86 लोगों का कंटिंजेंट गया। उसमें एथलेटिक्स था, बॉक्सिंग था, साइकिलिंग था, हॉकी था, फुटबॉल था, स्विमिंग था, वाटर पोलो था। तब इस देश में इतने सारे स्पोर्ट्स थे, लेकिन उसके बाद भी हम उसको गति नहीं दे पाए। थोड़ा चिंता ज़रूर होगा और हम सब लोगों को कुछ आंकड़े अपने पास रखने चाहिए, क्योंकि हम सब बच्चों के बीच में बैठते हैं, स्कूल कॉलेज में जाते हैं, तो प्रेरणा देने के लिए बातें तो कहनी ही पड़ेगी, उत्साह तो बढ़ाना ही होगा। तो अब ये उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। हमारी सरकार लगभग 10 साल और 5 साल और आगे न जाने कितने वर्ष रहेगी। हम लोगों ने आज़ादी के बाद से आज तक लेके मात्र 26 मेडल जीते हैं और 2014 के बाद 9। मैं नहीं कहता हूं कि बहुत बढ़िया है, लेकिन समकक्ष रूप से हमारे देश में स्पोर्ट्स का विस्तार हो रहा है और हमारी खिलाड़ी अच्छा भी कर रहे हैं। लेकिन हम सब लोगों को याद रख करके कहीं ना कहीं तुलना भी करना पड़ेगा, और वो तुलना इस प्रकार से है कि जमाइका, जिसकी आबादी 28 लाख है, वो लगभग 88 मेडल ले जा चुका है, जिसमें से 26 गोल्ड है। इथियोपिया, जिसकी आबादी 126 मिलियन है, हमारे बिहार से भी छोटा देश है, वहाँ लगभग 58 मेडल्स, गोल्ड 23। साउथ अफ्रीका, जिसकी आबादी 60 मिलियन है, हमारे जिला से दुगुने साइज का होगा बिहार में अगर सारण जिला से दुगुना किया जाए, वहाँ लगभग 91 मेडल्स, गोल्ड 27। ताइवान, जिसकी आबादी 23 मिलियन है, उन्होंने 120 मेडल लिए हैं, जिसमें से 28 गोल्ड। अमेरिका का छोड़ दीजिए, जर्मनी का छोड़ दीजिए, फ्रांस का छोड़ दीजिए, रशिया का छोड़ दीजिए, यूएसए दुनिया में सबसे ज़्यादा, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद रशिया, ये सूची अलग है। हम लोग अपने आप को तो कई बार कमज़ोर महसूस भी करते हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आने वाले दिनों में हमारे बीच में जो प्रतिस्पर्धा है लेकर के हम उसे आगे बढ़ेंगे। और इसका एक वाणिज्यिक दृष्टिकोण भी है अध्यक्ष महोदय। वाणिज्यिक दृष्टिकोण है कि अगर आप एक ओलंपिक्स की तैयारी करते हैं तो निवेश जो उस देश में आता है, हम लोग अगर लंदन ओलंपिक्स की बात देखें तो 1.25 लाख करोड़ का निवेश आया 3 साल के भीतर। रियो का अगर हम देख लें, जहां ओलंपिक्स हुआ, वहां लगभग 1,12,000 करोड़, टोक्यो ओलंपिक्स में 1,07,000 करोड़। तो बहुत निवेश आता है और निवेश के साथ साथ आने वाले दिनों में कई चीज़ों का विस्तार होता है। कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में हम लोग बहुत कुछ चर्चा करते हैं, कमियां हुई होंगी, जांच बैठा होगा, लोग जेल गए होंगे, लेकिन अंततः इस बात का तो हमें स्मरण करना ही पड़ेगा कि एक बड़े इवेंट के आने के कारण, आज मुझे याद है जब मैं इस देश में सिविल एविएशन मिनिस्टर था और मैं वाजपेयी जी की सरकार में कैबिनेट में था, तो उस समय जब बात हो रही थी और ये 2000 कॉमनवेल्थ गेम्स शायद 10-11 के आसपास आया हो, उस समय जब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के पास उस समय गया तो मैंने उनसे कहा कि साहब आने वाले, उस समय कॉमनवेल्थ गेम्स की चर्चा शुरू हो गई थी, और जब हमने उस समय कहा कि, और उस समय ब्रजेश मिश्रा शायद उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हाँ वही हुआ करते थे, उनके सामने बात हो रही थी। मैं उस समय नया मंत्री बना था भारत सरकार में, सिविल एविएशन का प्रभार था, और जब मैंने कहा कि आने वाले दिनों में भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं, हमें नई एयरपोर्ट्स की ज़रूरत होगी, वाजपेयी जी ने उस विषय को सुना। उन्होंने कहा रूडी जी ये क्या कर रहे हैं? हमने साहब इन्हें प्राइवेटाइज करना होगा, बड़ा एयरपोर्ट बनाओ। और उस समय में 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि रूडी जी जो बात कह रहे हैं, अगर देश को बढ़ाना है, देश में कॉमनवेल्थ गेम्स होगा, देश में ओलंपिक्स होगा, तो हमें खूबसूरत हवाई अड्डों की ज़रूरत पड़ेगी। और उसी दिन उस हवाई अड्डा का, चाहे वो दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डा हो या बेंगलोर देवनाली हो या शमशाबाद हैदराबाद हो, उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी ने उसका नींव रखा, क्योंकि उन्हें लगा कि आने वाले दिनों में कॉमनवेल्थ गेम्स हो। आज अगर देश के प्रधानमंत्री 2036 के लिए ओलंपिक गेम्स का बिड करना चाहते हैं, साहब भारत में गुजरात भी है, बिहार, आपने कहा बिहार में, हमारे मित्र वहाँ बैठे हुए हैं। मेरा चुनाव तो राष्ट्रीय जनता दल से था, आप 4 लोग जीत के आए हैं, मैं भी पिछले 40 साल से उसी पार्टी से लड़ रहा हूँ। थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई तो जरूर करना चाहिए और अपने राज्य के प्रतिभा को पहचानना चाहिए।
और उन्होंने कहा कि बिहार से ओलंपिक्स में कोई भी खिलाड़ी नहीं। महोदय, मेरा आपसे एक विनती है, हमारी एक बेटी है, वो बिहार में एमएलए है, उसका नाम श्रेयसी सिंह है, और वो ट्रैप शूटिंग में पेरिस में ओलंपिक्स के खेलों में जा रही है, तो उसका आप संशोधन कर लीजिए। आप भूल गए, और हमारी बेटी है वो, दिग्विजय सिंह इस सांसद हुआ करते हैं, उनकी बेटी है, ट्रैप शूटिंग में एमएलए है वो, और वो एमएलए हमारे यहाँ जा रही है, तो थोड़ा संशोधन कर लीजिए। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से मेरा अनुरोध है कि थोड़ा पढ़ाई लिखाई शुरू कीजिएगा तो ठीक ठाक रहेगा इसका। वेरी गुड। लेकिन इतना चलता है राजनीति में, कोई बात नहीं, ये सब हम लोग थोड़ा सीनियर हैं, आप आए हैं तो हम लोग गाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं ठीक है, सब इतना मतलब थोड़ा बहुत तो चलता ही है। तो दिग्विजय से अब आप लोग कहते हैं कि मेरिट, तो हमारे सामने एक टोपी पहन के व्यक्ति बैठे हैं, किसी को पता ही नहीं है हाउस में, इस सदन में भी तो ओलंपियन बैठा हुआ है, प्रसून बनर्जी साहब बैठे हुए हैं, ये भी ओलंपिक्स के खिलाड़ी हैं, बधाई देना चाहिए इनको। इनके साथ असलम शेर खान, नहीं याद होगा, असलम शेर खान जो मंत्री भी रहे, हॉकी में हमारे ओलंपियन रहे हैं। पीटी उषा हमारे बीच में आई, एथलेटिक्स में ओलंपियन रही हैं। हमारे बीच में डॉक्टर करनी सिंह 1952 से 1977 तक रहे, बीकानेर से। अरे साहब, आप तो यही हैं मेरा, बीकानेर से हमारे 6 बार ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किए हैं। ऐसा दारा सिंह, कौन नहीं पहचानता, रेसलिंग में 1960 में। हमारे बीच में राज्यवर्धन, जो कल तक हमारे मंत्री थे भारत सरकार में, आज बड़े अच्छे सरकार में वहाँ जयपुर में है, अच्छी सरकार में वो मंत्री हैं वहाँ, वो भी ओलंपियन रहे, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर। हमारे में नेताओं में हुनर का अभाव कहाँ है? लेकिन हम कई बार छोटी राजनीति, अभी तो 5 साल अगले चुनाव तक है, थोड़ी बड़ी राजनीति करके इस देश को अगले ओलंपिक्स में हम लोग आगे लेके चले। ललन बाबू बिहार के बारे में सोच ही रहे सामने बैठ के, दिलीप तिर्की हम सब भूल गए होंगे, 1996, 2000 में अटलांटा में, 2000 में और 2004 में एथेंस में। ये सब लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने, अब कई बार राजनीतिक रूप से विश्लेषण किया जाए, आप आरोप लगा देते हो कि भाई दौड़ते क्यों नहीं हो, आप ओलंपिक्स में बहुत आगे क्यों नहीं। भाई 40-50 साल तो तुमने मेरे पैर पर तो वो जंजीर बांध के रखा हुआ था, अब हमने खोला है 10 साल में, दौड़ने में थोड़ा सा समय लगता है, तेज गति से हम लोग। प्लीज कंक्लूड द स्पीच। आज तो पहला ही दिन है श्रीमान, 5 साल खींचना है। और अब मेरा मान्यवर आपसे अनुरोध है कि बाएं दाएं मत सुनिए, आप सीधे हम लोग की बात सुनिए। तो बाएं दाएं सुनने से पर गड़बड़ हो जाता है महाराज। महोदय ध्यान दीजिए, तो बस खत्म कर देते हैं। अब तो थोड़ा ही समय अब शुरू हुआ, अभी तो 5 साल काटना है महोदय, तो थोड़ा थोड़ा करके तो इंट्रोडक्शन तो होने दीजिए। तो अधिक नहीं समय लेना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय, मैं कहूँगा ये सदन अपने आप में एक ऐसा सदन है जहाँ हम सब लोग बहुत मेहनत के बाद, बहुत ईश्वर की कृपा होती है, असीम कृपा होती है, जनता की कृपा होती है, हम सब आगे आके बैठते हैं। लगभग 250 पौने 300 ऐसे सदस्य थे जो हमारे साथ बैठते थे, क्योंकि राजनीति महोदय इसलिए बोलना जरूरी है कि बाकी सब चीज़ों में फेयरवेल होता है। अफसर रिटायर करते हैं तो फेयरवेल होता है, आप टीचर रिटायर करते हैं तो फेयरवेल होता है। पॉलिटिक्स ऐसा जगह है जहां यहाँ हारे आप, दोबारा आपका दर्शन नहीं हो पाएगा, आपका फेयरवेल नहीं होता है। कैबिनेट मिनिस्टर जो हार के चले गए, जो कल तक आगे बैठते थे, जो वहाँ माननीय सांसद वरिष्ठ लोग थे, वो हार के चले गए। यहाँ किसी का फेयरवेल नहीं होता है। तो जिस सदन में महोदय फेयरवेल नहीं होता है, उसमें कम से कम बोलने की पूरी अनुमति तो दे के रखिए। हाँ, अब माइग्रेशन थोड़ा बहुत होता है लोकसभा राज्यसभा में, लेकिन फेयरवेल नहीं होता है पॉलिटिक्स में समाप्त होता है। चीफ मिनिस्टर होते हैं, उसके बाद 0 हो जाते हैं और कोई फेयरवेल नहीं होता है। तो अधिकारियों से हम लोग की तुलना जब होती है तो मार्जिन बड़ा कम होता है, हम ये नहीं कहते, लेकिन जिसका फेयरवेल नहीं होता है उसकी मान्यता अधिक होती है, क्योंकि हम बड़ा रिस्क लेके आते हैं। हम लोग बड़े मेहनत करके 5-5 साल 10-10 साल गांव देहात में उन शब्दों को सुन करके, अभी हमने अपने यहाँ एक कंपटीशन कराया, देश का पहला, मेरे यहाँ देश का सबसे सुंदर तालाब है, उसको सजाया और उसमें ग्रामीण क्षेत्र का तैराकी प्रतियोगिता कराया। हमारे तो स्विमर्स वहाँ दिखाई दे रहे थे, हुनर तो वहाँ दिखाई दे रहा था,
लेकिन 0.1% अगर हम लोग पैसा खर्च करेंगे, पैसे का अभाव है, 100 वर्ष सरकार की कमिटमेंट्स हैं, लेकिन फिर भी हम विश्वास दिलाते हैं कि भारत की सरकार और हमारे मंत्रिमंडल और हमारे देश के प्रधानमंत्री 2034 की तैयारी है। हम सब लोग के मिलजुल करके ऐसा एक दुनिया में अभियान चलाना चाहिए कि 2000 माझी जी हमनी के भी ऐसा अभियान चलावे के चाहिए कि पूरा दुनिया में भारत का जो पहचान बना है 2034 का ओलंपिक्स भारत में हो, चाहे जहां हो, गुजरात में हो, औरंगाबाद में हो, बिहार में हो, लेकिन ये प्रेरणा और ये मोमेंटम बनाना चाहिए पूरी दुनिया में। और आज देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐसा वातावरण बना है। हम सभी सांसदों को खेल के मामले में आगे बढ़ चढ़ करके इस देश के उस गौरव को प्राप्त करने के लिए 2034 में हम लोग कितने लोग यहाँ रहेंगे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आज हम योजना बनाएंगे और 2034 का बिड लेंगे तो शायद ये आपकी बात और हमारी बात आने वाले तैयारी की गौरव बढ़ा सकेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। श्री रकीबुल हुसैन।